हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे, उपयोगी होंगे, चाहे वह यूपीएससी जैसा एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीएससी का एग्जाम हो या फिर एसएससी जैसे एसएससी, रेलवे आदि ऐसे कोई भी एग्जाम है। इन सभी एग्जामों के लिए ये जो है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, इसमें चाणक्य का अन्य नाम पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाखदत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आपके ऑप्शन है कालिदास का मालव विकाग्निमित्रम। ठीक है, दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा है वात्स्यायन का कामसूत्र और चौथा ऑप्शन है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी जो तुलना है ये मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। आपके ऑप्शन में अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और शेमु। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अशोक। अशोक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। तो कौन थी? चंडालिका थी, चारुलता थी, गौतमी थी या फिर कारुआ की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो कारुआ की थी यह इसने जो है सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्राकृत का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या फिर अंगिका। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अशोक ने जो है अर्धमागधी का प्रयोग किया है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। आपके ऑप्शन में स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि तक्षशिला भेजा गया था अशोक को। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में है मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या फिर महावीर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है, गुप्त है, कुषाण है या फिर कण्व है। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो मौर्य राजवंश है वह प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, आपके ऑप्शन में है चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या फिर अजातशत्रु का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो कौटिल्य चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो आपके ऑप्शन में है जुडिज्म है, बौद्ध है, हिंदू है या फिर जैन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ऑप्शन में है शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या फिर शूद्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन विस्तार में अत्यधिक मदद की थी। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो सांची है वो बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आपके ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपना लिया था। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। स्थापना पूछ रहा है इस पे। आपके ऑप्शन में दिए हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंबिसार। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ऑप्शन में दिया गया है पण, तोल, काकड़ी या फिर दीनार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो मौर्य काल में मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम था पण। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंदुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु कौन से वंश से बिलोंग करता है, तो अजातशत्रु बिलोंग करता है हर्यक वंश से। ठीक है, कौन से वंश से, तो हर्यक वंश से बिलोंग करता है। और यह अपने पिता बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, इनको मारकर मगध की गद्दी पर बैठा था। कहां पे बैठा था, तो मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल था, बिंदुसार था, अशोक राहुल था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो कुणाल था वह अशोक का उत्तराधिकारी था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या फिर भास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो विशाखदत्त थे ये मुद्रा राक्षस के लेखक थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। क्या है, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है। ऑप्शन बी है एक आर्य राजकुमार और एक कालीबाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है। ठीक है, एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है। ठीक है, तीसरा है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है वह है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मालवा क्या है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं हर्ष है, स्कंदगुप्त है, विक्रमादित्य है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसने सहिष्णुता, क्या है अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। आपके ऑप्शन में है अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या फिर शिवाजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो अशोक थे इन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। आपके ऑप्शन में है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या फिर टोपरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अशोक के, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या फिर समुद्रगुप्त के।
ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त के समकालीन थे। जो अर्थशास्त्र के लेखक थे और चंद्रगुप्त के समकालीन थे। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वह थे विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, कौन थे? तो वह थे विष्णुगुप्त चाणक्य। तब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो आपके ऑप्शन में है मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था या फिर उज्जैन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो तक्षशिला था वह मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि इंडिका नाम था मेगास्थनीज की पुस्तक का। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हो, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हो, वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर अश्वघोष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो विशाखदत्त थे उनका चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, विशाखदत्त में। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? दिव्यावदान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है या फिर अशोक के शिलालेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इंडिका वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो अशोक के शिलालेखों में भाषा प्रयुक्त की गई है यह भाषा है प्राकृत। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन में है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन में दिए गए हैं 4 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में या फिर 7 श्रेणियों में? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जो मेगास्थनीज था उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? क्या कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आपके ऑप्शन में है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर नजर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से क्या है? अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका वह राज्य था, साम्राज्य था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? ईंटों का था, पत्थर का था, लकड़ी का था या फिर मिट्टी का था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो चंद्रगुप्त का महल था वह लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? बराबर या गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है
आजीविकों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया है। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? कहां तक? तो पश्चिम भारत तक। आपके ऑप्शन में है कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपके ऑप्शन में दिए गए हैं मस्की का लघु स्तंभ, क्या है? मस्की का लघु स्तंभ, रुमनदेई का स्तंभ, कीन स्तंभ या फिर भाब्रू स्तंभ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि भाब्रू स्तंभ वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इसमें शासकों के नाम दिए गए हैं, सूची 1 में शासकों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में भी उनके उपनाम दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो चंद्रगुप्त है उनका नाम था सेंड्रोकोट्टम। ठीक है, और जो बिंदुसार थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था अमित्रघात। ठीक है, जो अशोक है, अशोक का क्या नाम था? तो अशोक का नाम था पियदसी। ठीक है, और जो चाणक्य है इनका उपनाम था विष्णुगुप्त। चलिए अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन में दिया गया है कनिष्क, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है उत्तराल में, कहां पे? उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहां? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या फिर ऋषिकेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि कालसी में। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन में दिया गया अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर खरगोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपके ऑप्शन में है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ और जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था वह था जेम्स प्रिंसेप। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो आपके ऑप्शन में दिया गया है शिलालेख नंबर प्रथम, शिलालेख नंबर द्वितीय, शिलालेख नंबर 12 और शिलालेख नंबर 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि जो शिलालेख नंबर 13 है उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आपके ऑप्शन में है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हेमू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, उन्हीं के दरबार में आए थे। तब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन में है 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व या फिर 261 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर बिंदुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि अशोक जो थे वह प्रायः जनता के संपर्क में रहते थे। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है अशोक ने क्या है? अशोक ने 263 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आपके ऑप्शन में है अपने राज्य की सीमा बढ़ाई,
ऑप्शन बी है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ऑप्शन सी है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? पूछ रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो आपके ऑप्शन में है प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जो अशोक के अधिकांश शिलालेख है वह प्राकृत व ब्राह्मी भाषा व लिपि में है। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल का प्रयोग किया गया है? क्या है वृषल यानी कि निम्न कुल का प्रयोग? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, या फिर बौद्ध ग्रंथ में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मुद्रा राक्षस में जो अशोक के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा साम्राज्य। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया है केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, या फिर केवल 1, 3 और 4 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि केवल 1, 3 और 4 सही है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में है कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो कथन क्या कहता है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है इसका दक्षिण कलिंग है दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए कथन है ये या फिर ये। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए यानी कि जो कथन है और कारण दोनों सही है। ठीक है, जो कथन है और कारण दोनों सही है तथा जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अशोक के जो शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स है ये संगम राज्य के बारे में हमें क्या बताते हैं? पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा एवं 13वां, या फिर दूसरा एवं 14वां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दूसरा एवं 13वां। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में भी कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन क्या कहता है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका कारण दिया गया है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, या फिर विकल्प डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि विकल्प ए सही है। जो है कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन में कालसी, ऑप्शन बी है रुम्मनदेही, ऑप्शन सी है विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, और ऑप्शन डी है मास्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मास्की में जो है अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्या कहता है, अगला है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आपके ऑप्शन में दिया गया है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, ऑप्शन सी है स्तंभों का शेप शुंडाकार है, और ऑप्शन डी है ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है। यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन में है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या फिर दशरथ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अशोक ने जो है उन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है,
विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो है ये चारों विकल्प एक दूसरे के सामने है। उत्तरापद तक्षशिला, दक्षिणापद सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश ये है पाटलिपुत्र। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या फिर बृहद कथा मंजरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन में नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उन्होंने उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ऑप्शन में है मेगास्थनीज, स्टेबो, प्लूटार्क या फिर एरियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन में भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग के अधिकारी को या फिर माप तौल के अधिकारी को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो एग्रोनोमाई होता था मौर्य काल में वह सड़क निर्माण का अधिकारी होता था। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गुप्तचर कहा जाता था, संस्था एवं संचार कहा जाता था या फिर खोजी कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? ऑप्शन में है महाबली, वीर सिंह, तिष्य या फिर राणा सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि तिस्सुवय राजा थे, श्रीलंकाई शासक थे जिन्होंने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों पर चलाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन में है पूर्व, ऑप्शन बी है परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी है अंग और ऑप्शन डी है उपांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि फिजिकल ईयर आरंभ होता था? उनमें शामिल थे फाल्गुन यानी कि मार्च, आषाढ़ यानी कि जुलाई, ज्येष्ठ यानी कि जून या फिर पौष माह यानी कि जनवरी फरवरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि आषाढ़ अर्थात जुलाई। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन है चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र या फिर विष्णुकुंड। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा है, कौन कौन से? पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा है, इनका जो उल्लेख दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आपके ऑप्शन में आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या फिर बौद्ध साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शिलालेखों से हमें अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अशोक के काल में, किसके काल में? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन में है ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी या फिर यूनानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ब्राह्मी जो है अशोक के काल में दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर
भी पाया गया है। आपको बताना निम्नलिखित में से यह किस देश में पाया गया है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या फिर नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अफगानिस्तान में जो है भारत के बाहर अशोक के शिलालेख पाया गया है। तब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था। ऑप्शन में है मिर्जापुर के समीप चुनार से, ऑप्शन बी में है लौरियानंदन गढ़ से, ऑप्शन सी है वाराणसी के समीप सारनाथ से और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है। ठीक है, आपके ऑप्शन में है कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या फिर मेगास्थनीज। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि मेगास्थनीज। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिकों को भारत भेजने का आग्रह किया था। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर कुणाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बिंदुसार ने जो है एक सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिकों को भेजने के लिए आग्रह किया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन में महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहत शिलालेख या फिर 7वां स्तंभ अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 13वां बृहत शिलालेख। ठीक है, तब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान कर। इस प्रांत का क्या नाम था। ऑप्शन में उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या फिर तोसली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अशोक जो है उस समय उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। तब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहत शिलालेख, 5वां बृहत शिलालेख या फिर बराबर गुहालेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है। ऑप्शन में है गिरनार शिलालेख, मनसेहरा शिलालेख, 5वां बृहत शिलालेख या फिर कलिंग का पृथक शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो कलिंग का पृथक शिलालेख है ये युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतशाला में रहूं, जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शन में है दूसरे शिलालेख, चौथे शिलालेख, 5वें शिलालेख या फिर 6ठे शिलालेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 6ठे शिलालेख में अशोक ने यह उत्कीर्ण करवाया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है। आपके ऑप्शन में प्रादेशिक राजूक युक्तक, ऑप्शन बी है राजूक युक्तक प्रादेशिक, ऑप्शन सी है प्रादेशिक युक्तक राजूक और ऑप्शन डी है युक्तक प्रादेशिक राजूक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि प्रादेशिक राजूक और युक्तक। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, विष्टि है, क्या है, विष्टि है। ऑप्शन में दिया गया है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या फिर जिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो विष्टि है ये बेगारी कहा जाता था उस समय। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, किससे, सीता से। आपके ऑप्शन में दिया गया है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर ऊसर भूमि।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो सीता शब्द है इसका जो इससे जो तात्पर्य है ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय से होता था। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ है, स्तूप है, गुफा निर्माण है या फिर चैत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है वह स्तंभ है। ठीक, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन में दिया गया है महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है सोहगौरा मस्की, ऑप्शन सी है महास्थान कालसी और ऑप्शन डी है भाबरू और सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि महास्थान वर्तमान बांग्लादेश और सोहगौरा वर्तमान उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो आपके ऑप्शन है महेंद्र, ऑप्शन बी है संघमित्रा, ऑप्शन सी है महेंद्र और संघमित्रा दोनों और ऑप्शन डी है महारक्षित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो अशोक थे, अशोक ने अपने पुत्र यानी कि महेंद्र जो थे अशोक के पुत्र थे। ठीक है, और जो संघमित्रा थी ये अशोक की पुत्री थी। ठीक है, तो इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा था। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अशोक के मनसेहरा यानी कि वर्तमान पाकिस्तान एवं सहयाजगढ़ यानी कि वर्तमान पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन में खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल या फिर यूनानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कहां से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन में शेर ए कुना यानी कंधार, मनसेहरा, कालसी या फिर कलिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि शेर ए कुना या फिर कंधार। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन में है 11, 12, 14 या फिर 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ऑप्शन बी है संगीत, नृत्य, राग, मल्लयुद्ध, ऑप्शन सी है मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबद्ध कर्मचारी, ऑप्शन डी में है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष जो है वह अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन में है मिस्र, कोरिंथ, मेसिडोनिया या फिर सीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो तुर्मय था वह मिस्र का शासक था। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसके शासन काल में डायमेक्स या फिर डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो डायमेक्स या फिर डिमेकस है यह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन में है गुर्जरा में, अहरोरा में, ब्रह्मगिरी में या फिर सारनाथ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि गुर्जरा में जो है अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।